ये जो सेरेनिटी प्रेयर है, सेरेनिटी का मतलब कि मुझे सुकून दे दे, समझ बूझ, फहम फरासत दे दे, ये है सेरेनिटी, सीरीन हो जाना, सुकून में आ जाना। और जब इंसान पुरसकून होता है तो उसके क्रिएटिव जूसेस, उसकी कोई चीज़ समझ बूझ करना, सही फैसला आसान हो जाता है। जब वो बेचैन होता है तो फिर उसे फैसले सही नहीं होते, बेचैनी में नहीं होते। तो सेरेनिटी प्रेयर अगर पेरेंट्स के ऊपर अप्लाई की जाए तो वो ये मांगेंगे, खुदा मुझे ऐसा सुकून दे दे कि मैं ये मान सकूं कि क्या क्या चीजें हैं जिनको मैं तब्दील ही नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अक्सर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अपने लव्ड वन को, अपने एडिक्ट को वो बिल्कुल एडिक्शन से पाक कर दें, वो एडिक्शन को जड़ से उखाड़ दें, एडिक्शन खत्म कर दें, वो ये चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि जब कोई बच्चे को लेके स्कूल जाता है पेरेंट और वो उसको एडमिट करा देते हैं, तो उसका जो इम्तिहान है, जो उसका टेस्ट होते हैं, वो कौन सा बाप और मां जाके देते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे को आप इक्विप कर सकते हैं कि वो नॉलेज जो है वो इस्तेमाल करके वो टेस्ट पास करे। इसी तरह से एडिक्शन में आप उसको एक इलाजगाह तक ले जा सकते हैं। आप उसको अगर पहले नहीं पता था तो आप वो स्किल्स दे सकते हैं, मगर आप उसके लिए एडिक्शन छोड़ नहीं सकते। ये काम जो है, ये जो काम है एडिक्शन छोड़ने वाला, मुबीन साहब, ये आखिर किसको करना है? आपकी मिसेस को। वो एडिक्शन छोड़ दें तो आपकी भी छूट जाएगी। ऐसा होगा? सो पेरेंट्स को ये, या वाइफ्स को ये सीखने की जरूरत है कि वो कौन सी जगह है जहां उनके पर जलते हैं, वो वहां से सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जा सकते, वहां तक ही उनकी पहुंच है। ये जो काम है एडिक्शन छोड़ने वाला, ये फाइनली किसने करना है? फैमिली जो है उसको पता होना चाहिए कि हम कहां तक इसकी मदद कर सकते हैं, हम इनको बेहतरीन इलाज दे सकते हैं। और वो फैमिलीज जो अपनी केयर नहीं करती, जो अपनी केयर छोड़ देती हैं और शहीद वफा बन जाती हैं, वो अपने लव्ड वन का ख्याल रख पाती हैं या वो उसको कोसने देती हैं और खुद तकलीफ में आ जाती हैं। तो फैमिली को अपने पुराने पाथवे क्लोज करने पड़ेंगे। यानी फैमिली जो तरीकों से पहले डील कर रही थी और कामयाबी नहीं मिल रही थी, उनको ये मानना पड़ेगा कि अपनी सेल्फ केयर जो है, सेल्फ केयर, नींद की केयर, खाने पीने की केयर, इमोशंस की केयर, ये, और अपने बाकी लव्ड वंस जो हैं, जो उनके बाकी फैमिली के बच्चे हैं या कोई और रिश्ते हैं, अपनी केयर जितने भी पेरेंट्स छोड़ देते हैं, वो अपने लव्ड वन का भी ख्याल ज्यादा देर नहीं कर सकते, वो थक जाते हैं, वो बेबसी महसूस करते हैं। और अक्सर जो एडिक्ट्स की फैमिली होती है उनमें अगर आप देखें, हम रोग लग चुका होता है और वो अपनी केयर भूल चुके होते हैं। जो अपनी केयर भूल चुका है, जो अपनी स्किल्स को नहीं लेके चल रहा, वो दूसरे का कितनी देर ख्याल रखेगा। सो उनको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमने अपनी सेल्फ केयर करनी है और इसकी हम मदद कर सकते हैं, मगर इसके लिए ड्रग्स छोड़ नहीं सकते। टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज, इसके लिए नहीं कर सकते, एंड हैव द करेज टू चेंज व्हाट आई कैन। और फिर जो अगर आप ये कर सकते हैं कि उनको इलाजगाह तक, उनको स्ट्रक्चर तक, उनको नॉलेज तक, उनके साथ प्यार से, मोहब्बत से, टफ लव से, ये आप कर सकते हैं, तो ये करते रहें। और तीसरी चीज, ये जानते रहें कि आपका विजडम, आप जज्बात के हाथों बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि जब आप जज्बाती हो जाते हैं, जब आप प्रोवोक हो जाते हैं, जब आप गुस्से में हो जाते हैं, तो विजडम जो है वो खिड़की से बाहर चला जाता है और फिर लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है तो आप उसको खूब सुनाते हैं, गालियां देते हैं, उसको कहते हैं दफा हो जाओ, और फिर आप उसको याद करते हैं, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर वो भी करता है जो वो पहले नहीं कर रहा था, जिससे आपने उसको रोका हुआ था। वो बंद टूट जाता है जब्त का और सारा शिराजा बिखर जाता है। यानी पेशेंट जो है
जो ही आप उसमें देखें कि खराबियां नजर आने लग गई हैं, तो आप ये ना सोचें कि मैं इसको पकड़ लूं ये ड्रग्स करते हुए, बल्कि आप उसके सिम्टम से, उसके लाइफस्टाइल से पहचान लें कि गड़बड़ हो गई है, किसी एक्सपर्ट के पास पहुंचे। ये यानी कि जो एक पेशेंट एडिक्शन में आ चुका होता है, मगर आपने उसको भी रंगे हाथों नहीं पकड़ा होता, या आप समझ रहे होते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा कर रहा है, तो उसकी लाइफ में जो तब्दीलियां आ चुकी होती हैं, न्यूज आने लग जाती है, आप कहते हैं जितने लोग मुझे आके कह रहे हैं ना मैं इनसे मिलना भी छोड़ दूंगा, ये सब झूठे हैं, ये मेरे बच्चों के मुतालिक गलत बातें कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन है कि कोई बंदा हो, उसकी पहले सेहत अच्छी हो, ये सुनिएगा डॉक्टर साहब, और बाद में वो पतला दुबला सा हो जाए और अपनी सेहत का ख्याल रखना छोड़ दे, खाना पीना ही छोड़ दे, और पहले वो रोजाना नहाता हो और नाखून काटता हो और अपनी वज़ाकता का ख्याल रखता हो, और फिर वो बिल्कुल वो छोड़ ही दे, और फिर वो अपने कमरे में किसी को घुसने ही ना दे। ऐसा हो सकता है? अलग थलग कहे जी मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, मैं तो इसमें रहूंगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो चीजें असल में हमें खटक रही होती हैं, सामने सायरन बज रहे होते हैं, मगर हम कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है वो ये कहे कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इसकी वजह मेरी वो है जो आपने मेरे साथ ज्यादतियां की हैं, यानी आपको वो इल्जाम ठहराए, या वो कहे कि मेरे फिजिकल सिम्टम्स ऐसे हैं, मेरे सर दर्द होता है, मेरे जो है ना टांग में दर्द होता है, मेरे जो है ना शैटिका होती है, सब बहाने। असल में ना कोई चीज को अकेले को नहीं हम दें, वो काफी सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं, यानी उसका लाइफ स्टाइल ही बदल जाता है। सिर्फ जो है ना ये नहीं होती कि नींद आती नहीं सारी सारी रात, फिर तो आप देखें ना कि किस गली में, किस मोहल्ले में, किस फोन नंबर पे प्रॉब्लम है। वो अगर सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम है, और अगर सारी अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए। देखिए हमारे मरीज जो है ना वो कई दफ़ा चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, हत्ता कि ये बात हम अक्सर करते रहते हैं कि ख़वातीन डॉक्टर साहब के पास जाती हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, ठीक हो गया, तो वो कहते हैं बजाय ये बताने के कि भाई मेरे हस्बैंड जो सारी रात खराटे लेते रहते हैं इसलिए मुझे नींद नहीं आती, उनका ये होता है कि मुझे नींद नहीं आती, तो डॉक्टर जो है उनको बड़े अच्छे तरीके से कोई लेक्सोटनेल, को फलां, को ये वो लिख के दे देता है, कोई एटिवान कुछ भी लिख के दे देता है, तो वो कहते हैं वाह जी वाह जबरदस्त। अब वो 2 हफ्ते के लिए कहता है आप ले लें, 2 हफ्ते के बाद वो फिर यही कहती हैं कि जी नींद नहीं आ रही, तो आप और लिख दें। अब वो क्या होता है कि डॉक्टर साहब जो है उन्होंने 4 हफ्ते बाद लिखना छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी आपको मगर उन्होंने जाके फार्मेसी से ड्रग स्टोर पे फिर भी वो दवाई जो है नुस्खा दिखा के उसके ऊपर कोई डेट चेंज करके कुछ करके, क्योंकि अब उनको मुझे तो तेरी लत लग गई हो गई, उनको वो उसकी लत लग गई। सो नींद के लिए मेडिसिन्स का इस्तेमाल, ये ट्रंकुलाइजर्स, एंग्जोलिटिक्स, ये हल नहीं है। नींद हाइजीन खराब है, नींद के कोई मसाइल हैं तो डॉक्टर को रजू करें, उससे मिलें कि नींद क्यों खराब है, कहीं आपने अपने सोने जागने की रूटीन तो नहीं चेंज कर दी, क्या आप बेवरेजेस में कोला ड्रिंक्स या जो कॉफ़ी और ये ऐसी चीज़ें रात गए तो नहीं ले रहे, या आपके कमरे का टेम्परेचर तो नहीं बहुत गर्म या बहुत कोल्ड तो नहीं है, और कोई आपको फिजिकल एलिमेंट है, कोई एंग्जाइटी है, कोई थायराइड का मसला है, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि नींद का पैटर्न क्यों बदल गया, क्या आपके नींद में ख्वाब जो है वो किस किस्म के आ रहे हैं, आपको जो नींद की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उनके मसाइल हैं। तो मेडिसिन हल उसका ये नहीं है कि सिंपली जी आपने कोई ट्रैंकुलाइजर ले लिया उससे तो आप उसके आदी बन जाएंगे। ये जो फोन है या जो टीवी की स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन या फोन की स्क्रीन, इसके अंदर से ऐसी लाइट एमिट होती है, ब्लू लाइट, अच्छा आप ब्लू फिल्टर भी लगा दें तब भी उसमें से लाइट एमिट होती है, जो हमारे ब्रेन को, पाइनियल ग्लैंड को ये मैसेज देती है कि डॉन हो गई है, सुबह हो गई है मामू, सुबह हो गई मामू। तो इंसान सोने की बजाय जागने लग जाता है। सो जिस शख्स ने भी सोना है
वो अपने कमरे में जाए और ये जो सारी लाइट्स हैं और ये जो स्क्रीन्स हैं, ये 2 घंटे कम से कम पहले, सोने से 2-2.5 घंटे पहले, और अंधेरा करे, टेम्परेचर दुरुस्त करे, और अपने खाना जो है वो बेड पे मत खाए, वो बेड को सोने की जगह समझे, बेडरूम को सोने की जगह समझे, और वो 2-2.5 घंटे पहले ये सारी स्क्रीन्स हटा दे, टेलीफोन हटा दे, ये टीवी हटा दे। अगर आप इसमें पड़े रहेंगे तो ज़ॉम्बी बन जाएंगे, आंखें खुली हैं, वक्त गुजर रहा है, सो नहीं रहे। और सुबह उठने का एक टाइम रखें, नींद आए या ना आए सुबह उसी वक्त उठें। सारा दिन जागते रहेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, 12 बजे से पहले सो जाएं, 11 बजे सो जाएं, तो आपका जो स्लीप वेक साइकिल है, सर्केडियन रिदम जो है, हम सबके पेट के अंदर एक स्विच लगा हुआ है जिसको कहते हैं डायर्नल रिदम। सो जाओ, जाग जाओ, बॉडी उससे रेगुलेट करती है। सुबह जब होती है तो हमारे अंदर ऐसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ऐसी रतूबतें खारिज होती हैं जो हमें बेदार करती हैं कि अब आगे काम करना है। जैसे जैसे रात होती है, रात के सूरज डाउन होता है, तो गाबा और ऐसे सुकून आवर हमारी रतूबतें खारिज होती हैं जो हमें नींद की तरफ लेके जाती हैं। अगर हम उनको मदद दें, मेलाटोनिन कई दफ़ा देते हैं, इंड्यूस करती है स्लीप को। तो ये डिपेंड करता है कि हम रात के वक्त किन एक्टिविटीज़ में हैं, जगाने वाली एक्टिविटीज़ में हैं या सुलाने वाली एक्टिविटी। तो इससे स्लीप हाइजीन को दुरुस्त किया जा सकता है। पाइनियल ग्लैंड है हम सबके अंदर, वहाँ से सिक्रीट होती है, और सबसे बड़ी सोर्स जो है मेलाटोनिन की वो हमारी गट है। गट में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन सबसे ज़्यादा सिक्रीट होती हैं। सो इफ़ यू आर ईटिंग राइट, हमारा गट का फ्लोरा ठीक है, माइक्रोबायोम ठीक है, तो फिर हमारी नींद के मसले भी नहीं होंगे, हैप्पी हार्मोन भी मिलते रहेंगे। सो वी आर व्हाट वी ईट। जो लोग इस तरह से नहीं, कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पार्टी बॉयज हो सकते हैं, वीकेंड्स के ऊपर वेस्ट जो है वो जागते रहते हैं, पार्टी करते हैं। कभी देखा आपने ऐसे वीकेंड पे पार्टी को जाके कर रहा हो? सोने का एक टाइम होना चाहिए, जागने का एक टाइम होना चाहिए। और अभी जो रिसर्च हुई है उससे ये पता चला है कि सिर्फ 8 घंटे या 9 घंटे की नींद करना बहुत अच्छा है, मगर रात के वक्त करें। और एक सोने का टाइम होना चाहिए, एक जागने का टाइम होना चाहिए, जो ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों की ड्यूटीज होती है ना, कभी नाइट ड्यूटी, कभी, तो दैट इज बैड फॉर देयर हेल्थ, और इनको अल्जाइमर और डिमेंशिया और ब्रेन के डिसऑर्डर्स और फिजिकल डिसऑर्डर्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नींद जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि ये डिटॉक्स करती है, हर रात को डिटॉक्स करती है। दिन का तो नैप होता है ना, दैट इज अ पावर नैप, दैट इज एन एडिशनल थिंग, सिएस्टा, कैलूला, ये वो। मगर जो मेन हमें सोना चाहिए अनइंटरप्टेड स्लीप, वो कम से कम 5-6 घंटे की होनी चाहिए। जो लोगों को किसी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से या प्रोस्टेट की वजह से रात को बार बार उठना पड़ता है, उनकी भी नींद इफेक्ट होती है और उसके भी बुरे असरात पड़ते हैं। 5-6-7 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप होनी चाहिए इन वन गो। जितनी भी बीमारियां होती हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनके मुतालिक अगर हमारा नॉलेज दुरुस्त हो तो फिर हमें परेशानी और बेचैनी कम होती है। नशे की बीमारी के मुतालिक फैमिली ये चाहती है, ये चाहती है कि वो ये चाहते हैं कि नशे की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो ये जानना चाहते हैं, वो ये बिलीव करना चाहते हैं। उनका अकीदा ये होता है कि नशे की बीमारी इलाज हुआ, हमेशा के लिए छू मंतर, गॉन। मगर बीमारियों की अगर हम इकसाम को पढ़ें और उनके मुतालिक पढ़ें, तो ये जिस किस्म की बीमारी है, नशे की बीमारी, ये जेनेटिक होती है, ये जीन्स में होती है, ये मौरूसी होती है, ये क्रॉनिक होती है, ये दायमी होती है, ये प्रोग्रेसिव होती है, ये बढ़ने वाली होती है, और ये रिलैप्सिंग और रिमिटिंग होती है। रिलैप्सिंग का मतलब ये होता है कि ये रुक गई थी, दोबारा हो सकती है। और रिमिटिंग का मतलब है कि कुछ ऐसा अरसा गुजरता है जिसमें ये बीमारी नहीं होती। रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग। रिमिशन में चली गई
यानी कि रुक गई। अब ये कितनी मुश्किल बात है पेरेंट्स के लिए मानना। मगर आप मुझे एक बात बताइए, ये जो एलर्जीज होती हैं, ये कुछ ऐसा मौका आता है कि ये ठीक हो जाए? भला चंगा बंदा हो जाता है ना, हो जाते हैं। टाइम ऐसा भी आता है कि एलर्जी रुकी होती है, और फिर कोई सीजन ऐसा आता है जैसे फरवरी, मार्च, पोलन, तो ये दोबारा हो जाती है। इसी तरह से ये जो बीमारी है ये रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग है, यानी ये रुक भी जाती है और ये दोबारा भी आ सकती है, जोर पकड़ भी सकती है। ये अब मुश्किल बात है ना समझना। ये किसी को पता है एक बीमारी होती है सोराइसिस या सोरियासिस, ये भी रिलैप्सिंग और रिमिटिंग डिजीज है। यानी ये कई दफा बिल्कुल क्लीन हो जाती है, जिल्द बिल्कुल साफ हो जाती है, वो बीमारी खत्म हो जाती है बज़ाहिर, और फिर वापस आ जाती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि कभी ये भी होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और कभी वो फिर वापस इरप्ट कर लेती है, दोबारा इरप्ट करती है। ये जो बीमारी है ये रिलैप्सिंग और रिमिटिंग बीमारी है। तो जो ऐसी बीमारियां होती हैं उनके मुतालिक जो मिस कह रही थी कि जब पेरेंट्स ये सोच लेंगे, गुस्सा कर लेंगे कि ये दोबारा हुई तो हुई क्यों, हमने इतना जोर लगाया, इतना कुछ किया, तो फिर वो कैसा महसूस करेंगे, गुड और बैड, बेबस या अच्छा। और अगर उनको पता हो कि नहीं ये बीमारी पहले बार बार होती थी, बहुत ज्यादा शदीद होती थी, और अब ये कभी कोई ऐसे लोग हैं जिनको 15 साल की बीमारी गायब रही हो, कोई है हमारे पास ऐसे लोग, यानी वो ठीक हुए और 14-15 साल गुजर गए, उनको ये बीमारी नशे की दोबारा ना हुई। चलो 5 साल गुजर गए, या 10 साल गुजर गए, या 7 साल गुजर गए, तो ये रिमिटिंग थी, रिमिशन में चली गई। मगर अली अमजद साहब ये फिर से भी हो सकती है। ये बीमारियों के मुतालिक सही नॉलेज होना, सही पूरी इल्म होना हमें उनका इलाज करने में मुआवनत करती है, और कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बीमारी तो वहीं की वहीं रहेगी। सो वी नीड टू नो more about this disease so that we can take precautionary measures. हम बर वक्त ऐसे इकदामात कर सकें जो उसको दोबारा से इरप्ट ना कराएं, दोबारा से रिलैप्स ना करें, वो रिमिशन में ही रहे। ऐसे अगर मालूमात हमारे पास हों तो हम बीमारी के साथ अच्छे तरीके से निपट सकते हैं और उसको दबा के रख सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ किसी को है मगर उसका A1C अगर ठीक रहेगा तो उसकी ज़िंदगी भी ठीक रहेगी। तो ये पेरेंट्स को ये जानना, और जो हैं पेशेंट्स उनको ये जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ पे ख़राबी हो सकती है। जब आप इंडोर होते हैं फिर तो ये कंपलसरी हो गए, जब आप फॉलोअप में आ गए तो 6 days a week आपने आना है। जब आप फॉलोअप में चले गए 100 days के लिए तो 6 days a week आना है, जब तक आपकी 100 अटेंडेंस ना हो जाए जी फॉलोअप में। और उसके बाद फिर आप अपनी फ्रीक्वेंसी जो है विजिट की अकॉर्डिंग टू योर काउंसलर्स एडवाइस कम कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में 3 दफा, फिर उसके बाद हफ्ते में 2 दफा, मगर कम से कम हफ्ते में 1 दफा आना चाहिए ताकि स्ट्रक्चर से जुड़े रहें। मेरे ख्याल में अगर हम अपना लाइफस्टाइल ही ये बना लें, जैसे अभी पूछ रहे थे फरीद साहब कि हम स्ट्रक्चर से जुड़े ही रहें, ठीक है ना, कभी ज्यादा कभी कम मगर जुड़े रहें, तो हम इस मुसीबत से बचे रहेंगे कि एकदम हम पे हमला हो जाए। जब हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं ट्रीटमेंट से, और हम समझते हैं कि ऑल इज वेल, और दवाई भी कभी छोड़ देते हैं, सोने जागने की रूटीन भी छोड़ देते हैं, ताल्लुकात भी ख़राब करने लग जाते हैं, लड़ाई मार कुटाई, और इस तरह बिजनेस में वर्काहोलिज्म में चले जाते हैं, टू मच वर्क, तो फिर वो बीमारी तो कहीं नहीं गई, वो तो छुपी हुई थी, अंदर ही है, तो फिर वो दोबारा सामने आ जाती है। तो हमें लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है। एक्सट्रीम जो भी जज्बा हो, बहुत ज़्यादा इलेशन, बहुत ज़्यादा खुशियाँ चढ़ी हुई हैं, तब भी गलती हो सकती है, बिल्कुल, और बहुत आप दुख में हैं तो तब भी। सो हमवार जज्बात जहाँ हो, जैसे दरिया जहाँ बहता है तो हमवार जहाँ बह रहा होता है तो दैट इज़ वो ज़्यादा ज़रखेज़ पानी उससे
इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पे बहुत तलातुम होता है वहाँ पे ख़राबी हो सकती है, वो सैलाब आ जाता है, बहा के ले जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा खुशियाँ चढ़ी हुई हैं तो आपकी जो डिसीजन है वो गलती हो सकती है। आपकी जो है वो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ये याद रखें, ये बात कई दफ़ा हम यहाँ पे करते हैं कि जो बीमारी है ना, नशे की बीमारी, ये बहुत ही अय्यार और मक्कार, कनिंग एंड बैफलिंग। तो आपको बज़ाहिर ये नज़र आएगा कि जो आपका मकसद है वो बहुत ही मासूम और दुरुस्त है, मगर उसके पीछे जो चल रहा होता है दिमाग में वो कुछ और होता है। और क्योंकि हम बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, हमसे गलती हो चुकी होती है, हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है जिसमें कि मेलवेयर आके सब फाइल्स को करप्ट कर सकती है, दिमाग की वो सारी चूलें हिल सकती हैं। तो हमें उस रास्ते पे हम मासूमियत से जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे घर में शोर है, एक ही कमरा है, ये सब चीज़ें आपने बयान की और फिर आप चले गए। तो आप इस पे बात कर सकते हैं कि हम कितने टाइम के लिए आराम से सब जो है, मसलन आपने ट्राई की, मेडिटेशन ट्राई की, डीप ब्रीदिंग ट्राई की, वॉक ट्राई की, लॉट्स ऑफ वाटर ट्राई किया। ये अगर कोई शख्स सारी चीज़ें कर रहा हो तो फिर उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं जहाँ पे चूहे के लिए एक ट्रैप लगा हुआ है। बज़ाहिर 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 जिस वो आपने देखा होगा मिकी माउस वगैरह, वहाँ पे चीज़ पड़ी होती है, पनीर पड़ा होता है, मगर असल में वो पनीर क्यों पड़ा होता है? आपको पता है कि जब आपके 70 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो आपसे बात होती है कि एडिक्शन के पिटफॉल्स एंड ट्रैप्स क्या हैं। तो ये जो दिमाग है ना, ये आपके ऊपर डर्टी ट्रिक्स खेल रहा है। और ये जो काउंसलर आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इससे बचो वरना खराबी हो सकती है। अभी तो आप इंडोर करके निकले हैं, अगर आप फिर उसी तरफ जाएंगे तो फिर स्लिप हो सकते हैं। तो आप एक्सेप्टेंस में जाएं। अगर आप एक्सेप्टेंस में जाएंगे, वॉक करेंगे, कोई और ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको सुकून मिले, और घर वालों से बातचीत करेंगे कि ये फ्री आवर्स होने चाहिए, गुफ्तगू के ये टाइमिंग्स होने चाहिए, इस वक्त हमें थोड़ा इजी होना। और प्लस अगर घर में आपकी कोई कंट्रीब्यूशन हो रही है मूविंग में, आप उनको कुछ हेल्प कर रहे हैं, जितना आप अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे उतना आपको हेल्पर्स हाई मिलेगी। आप जितनी मदद करेंगे ना, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। जैसे वरी टाइम का कहते हैं ना कि हर सारा दिन वरी ना करते रहें, एक डेजिग्नेटेड टाइम रखें वरी करने के लिए। इसी तरह हम दिन के मुख्तलिफ टाइम बना सकते हैं जिसमें जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, फिर अगर आपने कहीं जाना है तो आप वो इजाज़त लें कि कौन सी आपके लिए सेफ प्लेसेस है, क्योंकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, आपका जो व्यवहार है, आपका जो एतबार है, आपके ऊपर जो उनको मान था, वो बहुत दफ़ा आपने तोड़ दिया है और वो खो चुका है। और अगर वो आपको डायरेक्टली आके कहे ना कि ये, तो आप उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, आप उनको कन्फ्रंट ऐसे तरीके, तो वो क्या करते हैं कि लड़ाई भी ना हो और बात भी बन जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना, तो वो आके कहते हैं हम वैसे ही देख रहे हैं। अभी आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी रिट इतनी मजबूत नहीं कि वो आपको ये कह सकें कि बेटा ये वजह है हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने कई दफ़ा वादे किए और वो तोड़ दिए बुरी तरह से, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप दोबारा रिलैप्स होके दोबारा से मुसीबतों में जाएं। तो आपको भी पता है, मगर आप वैसे ही ज़रा उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए कि ये क्यों देख रहे हैं ऐसे, भाई वो आप ही की तरफ वजह से तो कर रहे हैं, तो उनको मार्जिन दें, शाबाश, आइंदा बुरा मनाना भी नहीं। वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हो ना तो आप आगे से लड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, ऐसा होता है। वरना उनके, अगर आप उनके कहने सुनने में होते हैं ना, जैसे आप कोई छोटा बच्चा हो कहने सुनने में हो, तो फिर वो कहते हैं कि बेटा अंदर आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। जब बच्चे जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने अपना, उनकी भी एक एनर्जी की
लिमिट होती है, वो हर वक्त वो आपके साथ नहीं खै बखै कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको मार्जिन देते हैं। आप कहते नहीं जी मुझे कन्फ्रंट करके कहो, ऐसा नहीं कर सकते पेरेंट्स, उनको भी मार्जिन दीजिए। जब तक कि आप वो प्लग नहीं करेंगे, वो रास्ता बंद नहीं करेंगे, इनकी जिंदगी में ड्रग एडिक्शन और पर्सन एडिक्शन, शख्स की, जब तक कि शख्स की एडिक्शन जहां ये जाते हैं, उस शख्स की एडिक्शन और इनकी ड्रग की एडिक्शन, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये एक चीज हटा दी जाए ना तो दूसरी खुद हट जाएगी। तो ये जहां जाते हैं आपको पता है ये कहां जाते हैं, वहां जाने से इनको बंद करें, तो फिर उसका हल आपको पता है कि ये है यहाँ पे। और इनसे गुफ्तगू है, वो असल में बहुत डीप है एडिक्शन। वो जो एडिक्शन है ना, दो चीज़ों की एडिक्शन इकट्ठी हो गई है। तो हमारी जो है काउंसलिंग में इनसे ज़ाहिर है काउंसलर्स बात करते हैं, मगर ये जब तक कि अपने ऊपर काबू नहीं पाएंगे, जब तक कि ये स्किल नहीं सीखेंगे कि किस चीज़ में उस जगह के अलावा सुकून है और वहाँ पे बर्बादी है, तो फिर ये एक मनहूस चक्कर है जो चलता रहेगा और ये नीचे नीचे जाता रहेगा। मैं बता रहा हूँ कि आप जिस जगह पे पहुँच जाते हैं ना 4 घंटे और वहाँ चले जाते हैं, नहीं बता के भी ना जाया करें, वहाँ जाया ही ना करें, बता के नहीं। वो तो कह रही थी, मैंने तो फौरन खुद ही कह दिया कि वहीं होता होगा। आपको पता है स्टैंड्स क्या होते हैं? स्लिपरी प्लेसेस, स्लिपरी पीपल एंड मनी, पैसे। ये तीनों चीजें, आपकी जेब में पैसे होते हैं ना, और पर्सन भी होता है और प्लेस भी होती है, तो रह क्या गया भला? एक चीज रह गई है, रिलैप्स। यूं होगा, मैं माजरत चाहता हूं, अल्लाह करे ना हो, पर जब आपने तीनों नग पूरे कर दिए, अगली चीज रिलैप्स है। आपके ब्रेन में ड्रग की एडिक्शन और पसंदीदगी इतनी गहरी है, पाथवेज बने हुए हैं, जब आप वो तीनों यकजा करेंगे अगली चीज वही होगी। जब कोई बात नहीं मानता तो 3 तरीके हैं, एक काउंसलिंग, एक उसको किसी जगह पे रखना यानी पाबंदी, और तीसरी दवाई। तो ये इसके 3 हल हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं ना कि ये मेडिसिन कब ली और किसने ली और इसने किसी ने खिलाई नहीं और खिलाने के बाद बिठाया नहीं कि अंदर चली गई है, तो फिर ये प्रॉब्लम है। फिर ये अपनी मनमर्जियां करेगा। जब मेडिसिन इसके अंदर होगी तो फिर ये मर्जियां नहीं करेगा। नहीं, हाफ लाइफ होती है। जो हम जो भी दवा खाते हैं उसका एक पीरियड होता है जिसमें वो हमें थेराप्यूटिक यानी जिस मकसद के लिए खाते हैं वो फ़ायदा देती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो मेटाबोलाइज होके हमारे जिस्म से खारिज हो जाती है। अगर हम बर वक्त जो उसका एक टाइम है उस पर दवा रोज़ाना की बुनियाद पे ना दें तो खून में उसके लेवल कम हो जाते हैं, उसका असर कम हो जाता है और जो हमने उससे फ़ायदा लेना है वो फ़ायदा हमें नहीं मिलता। मेडिसिन एकदम छोड़ दें तो उसके जितने भी जो आपको प्रोटेक्शन उसने दी थी, जो उसको आप जो मेडिसिन की वजह से आपको फ़वाइद हासिल हो रहे थे वो सारे हट जाएंगे और जो बीमारी है वो एकदम वापस आएगी। और जब बीमारी वापस आएगी तो वो उस लेवल पे उस सतह पे नहीं आएगी बल्कि उससे बढ़ के आएगी। बीमारी वापस आएगी क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स को डील कर रहे होते हैं ना, तो हम सब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। बीमारियों के पीछे केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स को या तो कम करना होता है या बढ़ाना होता है। जब आप दवा हटा देते हैं जिस मकसद के लिए भी दी गई है तो बाकी जो बचता है वो इंसान की बीमारी होती है। और अगर बीमारी जो है वो उसको आपने पहले कंट्रोल किया है, मेडिसिन आपने हटा दी है, लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है, थेरेपी कोई नहीं है, इंसान बात नहीं मान रहा, पेरेंट्स की रिट ख़त्म हो गई है, वो बात नहीं मान रहा, वो उस रास्ते पे चल पड़ा है जो गलत रास्ता है, मेडिसिन भी नहीं है, उसको कोई गार्ड नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं और रास्ता भी उसने गलत चुना है, अंजाम जो है वो फिर खुदा जाने। पेरेंट्स को रिट अपनी कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि वो घर में नंबर्स जो हैं वो एक पेज पे हों, यानी वालिद वालिदा बहन भाई सब एक पेज पे हों। क्योंकि एडिक्शन जो है वो ये चाहती है, एडिक्ट ये चाहता है कि सबको डिवाइड एंड रूल करूं और फिर अपनी मर्जी करूं। मिसाल के तौर पे अगर
सोने जागने के सबके टाइमिंग्स हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है, पैसे उसको नहीं मिलते, वो जिस जगह पे जाता है उस जगह पे जाके उस जगह को ख़त्म किया जाए, उस जहाँ पे वो पहुँच जाता है, जहाँ पे आपको पता है वो होता है, उसको ख़त्म किया जाए ताकि वो वहाँ पे ना जाए। घर में ऐसा पॉसिबिलिटीज़ निकाली जाएं कि वहाँ पे वो टाइम स्पेंड करे, मेडिसिन भी लेता रहे और माँ बाप की रिट भी कायम हो। ये हैं वो चीज़ें। इसके अलावा मंडे को बात होती है यहाँ पे क्रूशल कॉन्वर्सेशन की, यानी गुफ्तगू अपने प्यारे से कैसे की जाए। अपनी बात मनवाने के लिए ख़ास तरीके से गुफ्तगू की जाती है जिसमें आप मजबूती से गुफ्तगू करते हैं और फिर वो मानता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप जब इस्तेमाल करते हैं इकट्ठे तो फिर बात बनती है। अच्छा, वो शुगर का जो मसला है वो अलग बात कर लेते हैं, और वो ये है कि जिस शख्स की भी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होगी उसको अपने ऊपर काबू नहीं होगा। यानी जिसकी डायबिटीज बढ़ी हो, जिसकी ब्लड शुगर बढ़ी हो, वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। सो ब्लड शुगर जिनकी आउट ऑफ कंट्रोल होती है वो डिप्रेशन में जाते हैं, उनके मूड मिजाज में तलखी, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन आता है। तो शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये नशे की बीमारी है, प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव दायमी बीमारी है, तो इसी तरह शुगर की बीमारी को भी रोज़मर्रा कंट्रोल में रखना, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चीनी और चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाज़ार की हो, वो हम ना खाएं, और हम जो है वॉक करें और अपनी नींद पूरी करें। तो ये दोनों ही सिनर्जिस्टिक हैं, यानी अगर हम एक चीज़ को सही कर लेंगे तो नशे की बीमारी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक है। तो अगर इनकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसके लिए लाइफस्टाइल और फिर जो भी अद्वियात हैं, मे बी ग्लूकोफेज है, मे बी इंसुलिन है, आई डोंट नो, जो भी इलाज कर रहे हैं इनका, वो भी साथ मिलनी चाहिए ताकि ब्लड शुगर लेवल सुबह 100 के इर्द गिर्द हों और खाने के 2 घंटे बाद 140 के इर्द गिर्द हों। अगर वो डिस्टर्ब्ड है, 3 महीने की A1C डिस्टर्ब्ड है, तो फिर खराबियां बढ़ जाएंगी। हम और वो इकट्ठे हो गए हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा और आपकी फैमिली का इस वक्त मकसद क्या है? कल्ले तुसी एने 6 फुट दे उत्ते काबू नहीं आंदे, आप भी गड़बड़ कर दियो, दूजियां नूं भी नाल रला लेंदे हो, ऐसे तरह होया ना। तो आपकी फैमिली को इकट्ठे करके तगड़ा करना। ये सुभान को या ये सलमान को क्या प्रॉब्लम्स हैं? इनकी फैमिली इनको काबू करने की कोशिश कर रही है, पर ये हाथ से स्लिप मछली की तरह हो जाते हैं। मगर यू आर अ वेरी लकी पर्सन, योर किड्स एंड योर ब्रदर, एंड दे आर अ स्ट्रॉन्ग फैमिली, दे आर कंबाइंड फैमिली, एंड दे वांट योर बेटर। उनका शुक्रगुजार हूँ, और जो उनके साथ मिले हुए हैं उनके भी बात मान लें। असल में मरीज को जो लग रहा होता है ना कि काउंसलिंग हैवी हो गई है, उसकी फैमिली उसकी कोई नहीं बात मान रही। ये वो मरीज होते हैं जिनको आप, मैंने कल किसी को कहा भी था, फैमिली को, अगर इनको आप उंगली पकड़ा दें ना, ये हाथ उतार के ले जाते हैं। ये मैंने बड़ी सख्त और टफ बात कर दी है, तो इसलिए इनको जो है ना बिल्कुल टाइट रखना। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।